चाइनीज़ को भगा भगा के मारा है। नाथुला इंसिडेंट अगर आपको पता हो तो नाथुला में उन्होंने धोखे से हिंदुस्तानी फ़ौज के 65 सोल्जर्स को सोते वक्त मार दिया था। उसके रिटालिएशन में हिंदुस्तानी फ़ौज ने उनके 400 सोल्जर्स को मारा, उन्हें वहाँ से नाथुला से भगाया, उन्हें चोला से भगाया। फाइट जो थी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स तो कर रही थी, बट वेपन्स विच वर बीइंग यूज्ड वर दी चाइनीज़ वेपन। उनका क्या परफॉर्मेंस है हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। एंड अभी जो इन्होंने फूडो में, जो ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पे जो बॉम्बिंग करी, उसमें Tu-154 बॉम्ब्स यूज़ करें। एक बॉम्ब का जो वेट है वो है 13,000 kgs। कि जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, तो ये था कि ऐसा कोई जहाज़ होना चाहिए जो कि अनडिटेक्टेड जा सके सोवियत यूनियन में, जहाँ इनको ड्रॉप करना पड़े अगर न्यूक्लियर आर्सेनल या कन्वेंशनल आर्सेनल, तो ये ड्रॉप करके अनडिटेक्टेड वापस आ सके। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार हमारे पॉडकास्ट पे कोई इंडियन एयरफोर्स से आया है। हमने आर्मी वेटरन्स के साथ बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, लेकिन पहली बार हमारे साथ एक एयरफोर्स ऑफिसर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर दक्षेश चौहान सर। सर, स्वागत है आपका और हम बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। पहली बार हम किसी एयरफोर्स ऑफिसर से बात करेंगे आज। धन्यवाद शुभम। कैसे हो आप? हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया, आप बताओ। ऑल गुड सर। और हमने आपके बारे में जाना, थोड़े आपके पॉडकास्ट देखे, और हमें जब ये पता चला कि आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक्टिवली सर्व कर रहे थे कश्मीर में, तो और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई जानने के लिए। तो सर, सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक करा है, जबकि उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है। तो मैं आपका वर्जन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जानना चाहूँगा, दी ऑफिसर्स वर्जन। शुभम, जब पहलगाम अटैक हुआ, बहुत ही कायरतापूर्वक जो हरकत हुई पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो उसका जवाब हमें इस तरह से देना था इस बार कि इस तरह की कोई भी हिमाकत हमारा जो वेस्टर्न नेबर है वो आगे कर ना पाए। तो इसके लिए 24 अप्रैल के बाद जब ये पहलगाम अटैक हुआ, हमारी जो सारी फोर्सेस हैं वो हरकत में आई कि हमें जो जवाब देना है वो उस लेवल का हो कि उनकी जो स्पेशली जो उनकी आर्मी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए एंड पूरे वर्ल्ड ओवर एक मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ अब तुम इस तरह का पंगा नहीं ले सकते। तो हमने वो ऑपरेशन प्लान किया एंड 6 मई की नाइट या आप 7th मॉर्निंग, जो भी इसे आप बोलें, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एंड हमारा जो प्राइम फोकस था वो फोकस था जो ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंड मेनलैंड पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको हम निस्तो नाबूद करें। हमने बहुत प्रिसाइज तरीके से बॉम्बिंग करी। उनके 9 टेररिस्ट कैंप्स जो हैं उनको हमने कंसिडरेबल डैमेज पहुंचाया। काफ़ी सीनियर कमांडर्स के जो रिश्तेदार थे वो उसमें मारे गए उस नाइट में। और हमारी जो गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दिया कि ये जो हमारा जवाब था ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट्स के अगेंस्ट था। हमारा कोई भी कदम ना ही पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट है, ना ही पाकिस्तान एज अ कंट्री के अगेंस्ट है। हम इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, बट अगर वहाँ से किसी भी तरीके का रिटालिएशन आया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान लीडरशिप को भी अपना मुंह बचाना था, है ना। वो तो चलते ही इसी मुद्दे पे है कि कश्मीर का और हिंदुस्तान से टसल का जो मुद्दा है वो किसी ना किसी तरीके से जीवित रखें, वही उनकी रोजी रोटी है। सही बात। तो उन्होंने जिस भी तरीके का रिप्लाई दे सकते थे उन्होंने वो किया एंड उसका फिर जवाब और बेहतर तरीके से हमने दिया। एंड
10th की मॉर्निंग, जो 10th ऑफ मई की मॉर्निंग में जो 90 मिनट के हमने ऑपरेशन जो किए, उसमें उनके 11 एयर बेसिस को, उसमें अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, बट कंसिडरेबल उनको डैमेज पहुँचा दिया, जिसके बाद वो शाम को वहाँ से पैगाम आया कि जी हुजूर हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, अब जिसका क्रेडिट ट्रम्प चाचा ले गए। ट्रम्प का अब क्या कहा जाए, ठीक है, ट्रम्प हर जगह बीच में अपने को इन्वॉल्व करता है, बट वो सॉर्ट आउट कुछ भी नहीं करा सकता। वो अमेरिका एक इस तरह का कंट्री है, वो कहीं पे दिक्कतें पैदा कर सकता है, कहीं की दिक्कतें समाप्त करा नहीं सकता। वो यूक्रेन रशिया को लड़वाया, फिर ट्रम्प ने जो अपना उसका जब इलेक्शन कैंपेन था, उसमें उनका मेन जो मुद्दा था वो ये था कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो ये जो यूक्रेन और रशिया जो टसल चल रहा है, ये विद इन अ मंथ ख़त्म कर दिया जाएगा। वो आज भी चल रहा है। इज़राइल और इसको ईरान को लड़ाने वाला ट्रम्प, ठीक है, फिर वो ये चीज़ें तीर छोड़ देता है उसे कंट्रोल करने की। और ये सब सर इसीलिए हुआ ना कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था ट्रम्प को मेजरली, इसीलिए स्टेटमेंट्स दी जा रही थी ऐसी, क्योंकि अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो भी कर रहे हैं, उसको ट्रम्प के लिए बोल रहे हैं, वो आपने देखी होगी। बिल्कुल। एंड अब आप सोच के देखो कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है। एक आर्मी चीफ उसे सेल्समैन की तरह जाके रेयर स्टोन्स गिफ्ट कर रहा है। हाँ करेक्ट। एंड ट्रम्प को पीस, नोबेल पीस प्राइज़, अब आप ये समझ सकते हैं कि उसने ऐसा पीस, वर्ल्ड ओवर पीस बढ़ाने के लिए या शांति बनाने के लिए ऐसा क्या एफर्ट किया है जो उसको पीस प्राइज़ मिले। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं पहलगाम की बात करना चाहता हूँ फिर से। जैसे कि जब ऐसा कुछ अटैक होता है तो जो इंडिया को रिटेलिएट करना था, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं ऊपर से, तो पूरा देश को मालूम पड़ा अटैक हो जाने के बाद। बट मैं आपका मेंटल स्टेट जानना चाहता हूँ, जब आपको ऐसे ऑर्डर्स कमांड्स दी जाती हैं कि वी हैव टू रिटेलिएट, तो आपका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या था? मतलब सभी लोग सोचते हैं ये लोग कैसे सोच रहे होंगे, कितना प्रेशर होगा ऑफिसर्स के ऊपर से, सब हम साथ बैठे ही हैं, तो आप अगर बता सकते हैं उस टाइम क्या स्टेट था? सी, सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो स्टेट, एक जो सोल्जर होता है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक कंट्री मैन है, सबसे पहले वो देश का नागरिक है। तो लाइक ऑल दी कंट्रीमैन, सबसे पहले तो आक्रोश था इस बात का जो कि ये हरकत हुई। दूसरा, हमें इस तरह से प्लानिंग हमें करनी थी कि हम जो जवाब दें वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें, एंड एट द सेम टाइम हमारे लिए एज अ, सिंस मैं वैली में था, हमें ये कंफर्म था कि जो ऑपरेशन वैली से तो 100% होना ही है, ठीक है, वैली तो इन्वॉल्व होगा ही यहाँ से तो ऑपरेशन। तो इस बात का थोड़ी तसल्ली थी कि बदला लेने का चांस हमें तो मिलेगा। एंड 24 की नाइट से ही हमारी सारी फोर्सेस
इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस हरकत में आ गई थी। हमने अपने जो एजेंसीज थी वो हरकत में आ गई थी एंड हमने प्रिसाइज अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी फ्रॉम 24th नाइट इटसेल्फ। सर पाकिस्तान से जब भी बात हो वॉर की, तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा रफ़ाइल वर्सेस F-16 बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए। यूएस थोड़ा नाराज़ हो रहा है कि हम उनसे एरोप्लेन्स नहीं ले रहे, हम फ्रांस से डील कर रहे हैं, और F-16 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ बॉलीवुड मूवीज़ भी बनी है। एयरफोर्स पे पहले मूवी नहीं बनी थी कोई, फिर फाइटर जैसी मूवी बनी और अक्षय कुमार की भी मूवी बनी। तो मैं आपसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको है, आप फ्लाई करते हो, तो मैं जानना चाहूँगा क्या पाकिस्तानी F-16 वाकई उतने पावरफुल है, या रफ़ाइल ज़्यादा पावरफुल है, या पावर चलाने वाले के हाथ में होती है? आप इसको कैसे देखते हो, जो एयर डिफेंस पावर है दोनों कंट्रीज़ की? सी शुभम, it's always man behind the machine which matters. F-16 नो डाउट बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, बट अगर आपको बालाकोट का पता हो, है ना, ऑपरेशन बालाकोट में एक MiG-21 पायलट ने, विंग कमांडर अभिनंदन ने, MiG-21 से F-16 को शूट डाउन कर दिया था। तो आपके पास मशीन कौन सी है वो मैटर करती है, नो डाउट मैटर करती है, बट मशीन को तुम कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हो, उसका फुल पोटेंशियल कैसे यूज़ कर पा रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है, एंड तुम्हारे अंदर कितना तुम्हारा की जो फ्लाइंग स्किल्स हैं वो कितनी बेहतर हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एट द सेम टाइम जो रफ़ाल जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये भी उतने ही केपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट शुभम ये है कि जो हमारी जो ट्रेनिंग है, जो पायलट्स की जो ट्रेनिंग है, एंड जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की एंड एयरमैन की जो ट्रेनिंग है, ये बहुत ही आला दर्जे की है। एंड हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, फ़ौज इंक्लूड्स ऑल थ्री सर्विसेज, इसने कभी भी कंस्ट्रेंट को लेके ज़्यादा हाय हल्ला किया नहीं है। उन्होंने जो भी कंस्ट्रेंट्स रहे हैं उस कंस्ट्रेंट में रहते हुए हमेशा रिजल्ट्स दिए हैं। एक बहुत ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ हाइफा। बैटल ऑफ हाइफा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ हाइफा में घुड़सवारों की यूनिट जो प्रेजेंट डे 61 कैवलरी है, उस टाइम पे जोधपुर लैंसर्स, मैसूर लैंसर्स एंड हैदराबाद लैंसर के नाम से थी ये। वहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर दलपत सिंह शेखावत 400 घुड़सवार लोगों ने 3000 जर्मन सोल्जर्स एंड प्लस ऑटोमन एम्पायर, उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था सेंट्रल एशिया पे। बैटल ऑफ हाइफा, मतलब हाइफा एक शहर है प्रेजेंट डे इज़राइल में। अच्छा। वो एक पोर्ट सिटी है एंड वो वहाँ से रोड एंड रेल कनेक्टिविटी है इन दी एंटायर सेंट्रल एशिया। तो हाइफा बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस रेजिमेंट ने 400 घुड़सवार ने 3000 जर्मन सोल्जर्स को वहाँ डिफीट किया, जो कि जर्मन सोल्जर्स इक्विप्ड थे मशीन गन से, राइफल से। इन्होंने सिर्फ भाले और तलवारों के ज़ोर पे वो सिटी जो है कब्ज़े में लिया। एंड थैंक्स टू बैटल ऑफ हाइफा, जो आज इज़राइल का अस्तित्व है, उसकी जो नींव, जो फर्स्ट नींव डाली थी वो हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने डाली थी बैटल ऑफ हाइफा में, जो कि 1917 में वोट किया। तो इट्स ऑलवेज जो आपकी जो प्लानिंग है एंड जो आप अपना जो भी आपके पास वेपन है, आप उसको कितने ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हो अपना रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो मैटर करता है। अच्छा सर, पाकिस्तान ने ये भी बहुत बोला कि हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो इंडिया के प्लेन्स भी गिराए। वो मानते ही नहीं कि हमारा कुछ डैमेज हुआ। और अभी मैच में भी तो वो हाँ, और मैच में चिढ़ा रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस को जो मैच देख रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपको तो ग्राउंड रियलिटी पता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली, तो आप बताओ कि क्या नंबर्स थे, मतलब कि क्या एग्जैक्टली हमारा नुकसान हुआ, जैसे वो कर रहे हैं हमें टॉन्ट, ऐसा कुछ है या नहीं? सी, अब जब ना कॉम्बैट होता है ना किसी भी दो मुल्कों के बीच में, है ना, जहाँ पे फ़ौज इन्वॉल्व है, तो
ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डैमेज हर जगह होगा, ठीक है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो तुम्हें टारगेट रिजल्ट अचीव करना था वो कौन सा मुल्क अचीव कर पाया। तो मैं निसंदेह बोल सकता हूँ जो हमें मैसेज देना था, ना सिर्फ पाकिस्तान को, जो पूरे दुनिया को हमें मैसेज देना था, हम उस मैसेज को देने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। हमें जो टारगेट अचीव करने थे हमने वो टारगेट अचीव किया। जितने लेवल का हमें डिस्ट्रक्शन करना था उनकी फ़ौज का वो हमने अच्छे से किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम अब अगर बात करें हमारे लॉसेस की, जो मीडिया में और जो वो क्लेम कर रहे हैं उतने तो लॉसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। थोड़े बहुत लॉसेस हैं, वो पार्ट ऑफ कॉम्बैट है। मैटर ये करता है कि आपका जो लॉस हुआ है और वर्सेस जो आपने जो रिज़ल्ट गेन किया है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन एंड रशिया वॉर में रशिया ने 116 फाइटर्स खो दिए हैं। 116 फाइटर्स इज़ अ ह्यूज नंबर इन लास्ट 3.5 years। बट क्या हम इसे रशियन एयरफोर्स की हार मानेंगे? रशिया ने यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था साइज़ के मामले में। आज वो यूक्रेन यूरोप का 4th लार्जेस्ट साइज़ के मामले में 4th लार्जेस्ट कंट्री रह गया है। 1st से 4th पे आ गया है। उसका 30% लैंड मास जो है आज रशिया के कब्जे में है। नाउ यू कैन कंपेयर 30% ऑफ द लैंड मास वर्सेस 116 फाइटर्स, जी, ठीक है। तो अब इसमें जीत किसकी है? तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, किस चीज़ को सैक्रिफाइस करके, वो मैटर करता है। अच्छा सर, जैसे एयरफोर्स ही यूज़ हुई मेजरली ऑपरेशन सिंदूर में, और टारगेट्स पहले से ही पता थे, सब पता था, और एकदम सुबह ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रात में जब आप बेसिकली कर रहे हो, तो थी तो सुबह बट रात ही हो रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप कैसे पता चलता है कि एग्जैक्टली यही टारगेट है? जब आप पायलट को कैसे पता चलता है कि यही मेन टारगेट है? दिखता कैसे है? कैसे विजिबिलिटी क्लियर होती है कि हाँ यही वो स्पॉट है? सी पीयूष, बात ये होती है जब आपका पीस टाइम में ना आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, ये बहुत मैटर करती है कि वॉर टाइम में आप कितने कंफर्टेबल रहोगे। हिंदुस्तान की जो इंट गैदरिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज की डेट में रावलपिंडी एयरबेस से कितने जहाज़ आज फाइटर सॉर्टीज़ उड़ी, कितनी लैंड करी, कौन से फाइटर सॉर्टी में क्या इमरजेंसी हुई, कितने हेलीकॉप्टर्स लैंड किए, कितने हेलीकॉप्टर्स न्यू इंडक्ट हुए, कौन सी स्क्वाड्रन कहाँ से उठ के कहाँ पे गई, हमारे पास एक एक पल, एक एक दिन की, एक एक सॉर्टी की खबर रहती है। रडार की लोकेशन क्या है, मिसाइल की लोकेशन क्या है, हैंगर्स के लैटलॉन्ग क्या है, ये हम सब पता रहता है। तो टारगेट्स, बट एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजिकली हम उन टारगेट्स को ड्यूरिंग द वॉर टाइम किस तरह से डिफेंड कर पा रहे हैं, वो कैपेबिलिटी एक ये जो डिफरेंस पैदा करती है किसी भी दो मुल्कों की एयर फोर्सेस में, वो मैटर करती है। स्ट्रैटेजिकली हम अपने वेपन्स को और अपने वेपन्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अपनी एयर डिफेंस को कितना मजबूत करके अपनी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं, ये मैटर करता है। सर, इंडिया पाकिस्तान की तो बहुत बात होती है, और जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पाकिस्तान लड़ने लायक मुल्क ही नहीं है, उन पे तो हम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। पर साथ ही साथ जब चाइना की बात आती है तो डिफेंस वाइज तो नहीं पता, लेकिन हम बहुत सारे ट्रैवलर्स के साथ बैठते हैं तो वो ये बताते हैं कि चाइना ही 2000 मतलब 2100 में जी रहा है और 100 साल आगे है हमसे। डिफेंस वाइज भी ऐसी टेक्निक्स वो लोग बना रहे हैं, ड्रोन्स इतने, हमने सुना है ऐसा कि मस्कीटो के जितने छोटे साइज़ के बॉम्ब्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा एयर पावर समझना चाह रहा हूँ, इंडिया वर्सेस चाइना को अगर कंपेयर करें तो क्या उनके पास हमसे बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट्स और मशीन्स हैं? सी नो डाउट चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है अपनी डिफेंस प्रोडक्शन में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, बट वो कितना एडवांस्ड है, ठीक है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। एक्चुअली में फ़ाइट जो थी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स तो कर रही थी,
बट वेपन्स विच वर बीइंग यूज्ड वर दी चाइनीज़ वेपन। उनका क्या परफॉर्मेंस है हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। नाउ 1962 के बाद चाइनीज़ आर्म फोर्सेस कभी भी कोई बैटल लड़ी ही नहीं है। चाइनीज़ एयरफोर्स की क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस किसी भी एयरफोर्स की तब पता चलेगी जब वो एक्चुअल में बैटल फाइट करेगी और बैटल में रिजल्ट देगी। वेपन्स का हाल आपने देख लिया, उसकी एयरफोर्स का हाल क्या होगा वो तो उन्होंने कभी बैटल लड़ा ही नहीं है। 1962 में हमसे गलती ये हुई कि हमने हिंदुस्तानी एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ आर्मी को यूज़ किया, जिसकी वजह से हमें उस टाइम पे हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त 1962 में हिंदुस्तानी एयरफोर्स काफ़ी एडवांस थी कंपेयर टू चाइनीज़ एयरफोर्स। रीज़न बीइंग जो उस टाइम की जो टॉप लीडरशिप थी हिंदुस्तानी एयरफोर्स की, वो लीडरशिप, वो लोग थे, वो ऑफिसर्स थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुके थे, जिन्होंने बैटल देखे हुए थे। बट ये क्यों, किस वजह से ये पॉलिटिकल डिसीजन था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स यूज़ नहीं हुई, उसकी वजह से हमें ये जो भी फेस करना पड़ा। बट एट द सेम टाइम 1967 में नाथुला एंड चोला में हमने चाइनीज़ को भगा भगा के मारा है। नाथुला इंसिडेंट अगर आपको पता हो तो नाथुला में उन्होंने धोखे से हिंदुस्तानी फ़ौज के 65 सोल्जर्स को सोते वक्त मार दिया था। उसके रिटालिएशन में हिंदुस्तानी फ़ौज ने उनके 400 सोल्जर्स को मारा, उन्हें वहाँ से नाथुला से भगाया, उन्हें चोला से भगाया। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों हमारी हिस्ट्री में, हमारे बुक्स में, हमारे मीडिया में पता नहीं क्यों इतना इनको दिखाया नहीं जाता। बट एक्चुअल में चाइनीज़ की क्या रियलिटी है, वो दिखाते क्या है और एक्चुअल में क्या है, उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है। अब जो आप बात कर रहे थे कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ट्रैवलर्स हैं एंड चाइना जाते हैं, वो चाइना वो चीज़ दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। वो अपना अर्बन सिटीज़ दिखाएगा, है ना, अर्बन सिटीज़ में कितना डेवलपमेंट है वो दिखाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप गूगल करें, आज आप गूगल करना, जो उनके जो देहात एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे लाइटें नहीं हैं। हमारा आज की डेट में शायद ही ऐसा दूर दराज का भी कोई गांव होगा जहाँ पे सड़क ना हो, जहाँ पे बिजली ना हो, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस ना हो। तो वहाँ की जो रूरल एरियाज़ की जो हालत है वो बहुत ही बदतर है। एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ की मीडिया में बाहर आ नहीं पाती बिकॉज वहाँ पे एक ही पार्टी का रोल है। शी जिनपिंग जो कि प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने लास्ट के 5 से 6 साल में 90 जनरल्स को एग्जीक्यूट करवा दिया है। चाइना इस फ़ौज के 90 जनरल्स को एग्जीक्यूट करा दिया है, जो कि उनके अगेंस्ट, उनको लगता था कि ये मेरे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो चाइनीज़ फ़ौज में बहुत अनरेस्ट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं। सर, जैसे आपने नाथुला केस के बारे में बताया और आपने बैटल ऑफ हाइफा के बारे में बताया, कुछ ऐसे सैक्रिफाइस थे जिनके बारे में आपने बोला जिक्र कम हुआ है। तो मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑफ ऑल दीज ईयर जो आपने सर्व करे हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या सैक्रिफाइसेस आपको लगता है कि जिनके बारे में जिक्र होना चाहिए था वो लेकिन बाहर निकल के नहीं है, अगर आप बता सकते हैं ऐसा कुछ हुआ है? दीपक, एक जो सोल्जर की लाइफ होती है ना, मतलब किसी भी सोल्जर की, किसी भी ऑफिसर की, वो अपनी सर्विस में बहुत चीज़ें ऐसी देखता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जब आप लड़ाई कर रहे हो तब आपका सेक्रीफाइस, जब आप पीस टाइम में भी, जब आप देश की सरहदों को जब डिफेंड कर रहे हो, जब आपकी देश के लिए जो आप अपना फैमिली से दूर रहना, अपने घर से दूर रहना, ये जो सेक्रीफाइस होता है, ये एक इसकी ज़्यादा बात नहीं होती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कश्मीर में एक राष्ट्रीय राइफ़ल्स के साथ अटैच था 2-3 साल पहले। राष्ट्रीय राइफ़ल्स के जो उस जगह के जो कंपनी कमांडर थे, वो एक मेजर रैंक के एक ऑफिसर थे।
उस कंपनी की एक आगे फॉरवर्ड पोस्ट थी जो कि लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर थी, बिल्कुल एलसी के ऊपर। ओके। अब वहाँ पे एक नायक होता है, मतलब 6-7 साल की सर्विस वाला सिपाही, नायक रैंक का एक बंदा था। उसके घर से मैसेज आता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसको मैसेज पोस्ट पे पहुंचाया जाता है। अब ये दिसंबर का महीना है, बर्फ़ गिरी हुई है, उस जगह पे बर्फ़ गिरी हुई है, 10 से 15 फीट की बर्फ़ है। जो मौसम है वो बहुत ख़राब है, उस दिन बहुत सर्द हवाएं चल रही हैं। एंड अगर उस जवान को नीचे उतरने का एक ही तरीका है, उसको पैदल ऊपर से नीचे आना होगा, ओके। जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसे एडवर्स वेदर में। अब एक जो सोच के देखो, एक जो सिपाही है उसके फादर गुजर चुके हैं, उसको अपने फादर के क्रिमिनेशन के लिए नीचे आके वापस जाना है अपने गांव में, वो जा नहीं सकता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, दूसरे तीसरे दिन, जब तीसरा दिन हो गया, उसको, जवान को भी पता है कि मैं नहीं उतर सकता। उसके फादर का मोर्चरी में जो भी उसके फादर की डेड बॉडी रखी थी, फाइनली उसका क्रिमिनेशन कर दिया जाता है कि भाई लड़का तो आ नहीं पाएगा। अब वो थर्ड डे वो नायक अपने सूबेदार साहब के पास जाता है, जो वहाँ पे लोकल सूबेदार, बोलता है साहब मेरा इस तरह से तो मैं रह नहीं पाऊँगा, आप मेरी ड्यूटी लगा दो। ओके। नाउ जस्ट, अब वो सूबेदार साहब उस मेजर साहब को कॉल करते हैं जो कि मेरे साथ वहाँ पे तैनात थे। मेजर साहब बोलते हैं कि, मेजर साहब उस नायक से फिर बात करते हैं, बोला तुम कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, तुम्हें ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा। मतलब वो अब सोच के देखो उस नायक का मानसिक, उस टाइम पे क्या मानसिकता होगी उसकी। करेक्ट। तो ये सैक्रिफाइसेस हैं जो मतलब अनहर्ड एंड अनसीन चले जाते हैं। और सर, ऑपरेशन सिंदूर में आप एक्टिवली थे उस टाइम पर। उस टाइम का कोई पल आपको याद रहता है अभी भी, कि अभी भी याद है और आप सोचते हो कई बार उसको, कोई है ऐसा? इसमें ना पीयूष, जो 24 तारीख को जो ये हरकत हुई, इसमें एक हमारे कॉपल भी था जो कि वहाँ पे अपनी, उस कॉपल की पोस्टिंग आ चुकी थी श्रीनगर से, वो हाशिमारा पोस्टिंग पे जाने वाला था। अब जब पोस्टिंग जाने से पहले उसने अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को वहाँ पे बुलाया हुआ था कि हम जाने से पहले थोड़ा कश्मीर घूम लेते हैं, एंड फिर कश्मीर घूम के फिर हम इस पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग पे जाएंगे। उस दिन जो ये इंसिडेंट हुआ, उस कॉपल की जब बॉडी उस एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में आई नेक्स्ट डे, तो वो पल मैं, मतलब मेरी आंखों से निकल नहीं सकता। उसके जो माँ बाप थे वो किसी दूर दराज के गांव से ताल्लुक़ रखते थे, असम, वो बेसिकली असम से था। उसके माँ बाप आए, उसकी बहन आई, और वो, उनका ये कहना था कि हम फर्स्ट टाइम हम किसी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आए हैं, एंड जिस दिन वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आए हैं, वो लेने के आए अपने बेटे की डेड बॉडी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब आपको अंदर से बिल्कुल इमोशनल करके रख देती हैं, एंड जिन चीज़ों को मतलब बयां नहीं किया जा सकता। सर, आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हो। एक तरफ जब आप इतने इमोशनल मोमेंट देख लो, अपने साथ वाले की डेड बॉडी आप देख रहे हो, तो रिवेंज कभी कभार पर्सनल भी हो जाता है, और वो पर्सनल चीज़ आप में आकर आप गलत डिसीजन ना ले लो, इसके लिए आप बहुत ट्रेंड होते हो। तो मैं थोड़ी ट्रेनिंग समझना चाहता हूँ कि कितनी इंटेंस, किस लेवल की ट्रेनिंग होती है आपकी, और ट्रेनिंग के टाइम जो आप फ्लाई कर रहे हो, क्या वो असली आपका फ्लाइंग मशीन होती है, या वो डिफरेंट पे प्रैक्टिस होती है और डिफरेंट आप एक्चुअली फ्लाई करते हो? कैसे होता है एयरफोर्स की ट्रेनिंग, थोड़ी बताओ। सी, एयरफोर्स और बाकी दोनों सर्विसेज की जो ट्रेनिंग है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग है। जब आप एक्चुअल में इक्विपमेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्लाइंग इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट पे जब आप ट्रेन होते हो, उससे पहले आपके जो ग्राउंड सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आपके जो
बेसिक्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर किया जाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है सर? उसमें आती है उस इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, वो थ्योरी होती वो है सारी? थ्योरी का पार्ट होगा। फिर आप सिमुलेटर्स पे आओगे, फिर आप अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्टर आप फ्लाइंग स्टार्ट करोगे, फिर आप सोलो फ्लाइंग स्टार्ट करोगे, फिर आप चयन करोगे कि आपको फाइटर्स में जाना है, आपको हेलीकॉप्टर्स में जाना है, आपको ट्रांसपोर्ट में जाना है। फिर आपका जो भी स्ट्रीम आप चूज़ करोगे, फिर उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 to 6 7 ईयर्स लगते हैं एक फाइटर पायलट को इंडिपेंडेंटली किसी मिशन को जब वो लीड करने की उसमें आता है। ओके। तो और ये जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन ऑल 3 सर्विसेज। चाहे आप किसी भी आर्म में हैं, ऑल 3 सर्विसेज ये चलता है इवन टिल द रैंक ऑफ एयर मार्शल एंड लेफ्टिनेंट जनरल तक भी कोर्सेज चलते रहते हैं ट्रेनिंग। सर अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो मूवीज़ में तो बहुत देखा है कि इतनी तेज़ इनकी स्पीड होती है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती है चलाने में, और जब कोई एनिमी है सामने तो डॉज करने में भी बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप कैसे बचो। तो वो कैसी फीलिंग होती है, थोड़ा आप बताओ कि फाइटर जेट क्योंकि चलता भी इतनी तेज़ स्पीड पे है, तो आप कैसे अपने मूव्स को, रिफ्लेक्सेस को ठीक कर पाते हो उस टाइम पे, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है उसकी? सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग एंड उनकी जो ट्रेनिंग है एंड उनके रेगुलर एग्ज़ाम्स एंड उनकी इंस्पेक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस, इनका एक आकलन किया जाता है जहाँ पे लगता है कि इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उनके जो भी सुपरवाइज़र्स हैं, जो भी उनके सीनियर्स हैं, उनको गाइड करते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको गाइडेंस से और उनकी खुद की मेहनत से जो वो इक्विपमेंट है, जो वो फ्लाइंग मशीन है, वो उनकी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है, उनकी मसल मेमोरी का पार्ट बन जाता है। एंड फिर उस पायलट की मेहनत एंड उसकी ट्रेनिंग की बनस्पत वो क्या स्किल अचीव करता है, वो उसको एक्चुअल कॉम्बैट डे में हेल्प करती है, जो कि उस कॉम्बैट डे में उसको एक अलग बनाती है। अब इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की एक्चुअल में इतनी वैल्यू है वर्ल्ड ओवर। जब हमने रफाल्स का ऑर्डर लिया तब रफाल्स को ख़रीदने वाले और ज़्यादा देश नहीं थे जहाँ पे उनके ऑर्डर्स थे। वंस इंडियन एयरफोर्स पायलट्स, टेस्ट पायलट्स ने उसको क्लियर किया कि हाँ, हमें जो एयरक्राफ्ट लेना है उस एयरक्राफ्ट के मापदंड पे ये रफाल खरा उतरता है। हमारे ऑर्डर लेने के तुरंत बाद कतर ने और 5-6 कंट्रीज़ ने तुरंत ऑर्डर दे दिए। इट इज़ जस्ट लाइक अगर यूएस आपको वीज़ा दे दे तो बाकी के 30-35-40 कंट्रीज़ को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। उन्हें पता है कि यूएस ने, एम्बेसी ने अगर इस बंदे को वीज़ा दे दिया तो उन्होंने इतने मापदंड अपने देख लिए होंगे कि हमें इसे वीज़ा देने में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो दिस इज़ हमारे जो आर्म फोर्सेस की ये वैल्यू है वर्ल्ड ओवर। सर ट्रेनिंग के दौरान अगर हम ग्राउंड फोर्सेस की बात करें, गन्स एंड एम्यूनेशंस का, वी नो कि वो एक टारगेट पे टेस्टिंग करते हैं बुलेट्स की, एम्यूनेशंस की। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, फाइटर मशीन्स एंड जेट्स की बात करूं, उनकी ट्रेनिंग के दौरान कैसे ट्रेनिंग की जाती है? वो कहाँ पे ट्राई करते हैं, मतलब वो कैसे होता है? इंडियन जो अगर एयरफोर्स की बात करें, हमारी भी कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलती है। हमारी डेजिग्नेटेड रेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल पोखरन इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे एक्चुअल फायरिंग की जाती है। एंड और भी काफ़ी रेंजेस हैं एंड कुछ फ्लाइंग जोन्स हैं जो कि प्राइमरीली आर ईयर मार्क्ड फॉर द फाइटर फ्लाइंग। वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस एक पायलट का एक सिलेबस होता है जो कि उसको मंथ में इतनी नंबर ऑफ सॉर्टीज़, उस नंबर ऑफ सॉर्टीज़ में ये गेम प्लान उसको एग्जीक्यूट करने हैं। उसका मंथली प्रोग्राम होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका क्वार्टरली ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसका बाई एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसका एनुअल प्रोग्राम होगा, जिसमें पूरा सिलेबस स्ट्रीमलाइंड है कि आपको इस साल में ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल 2 वर्सेस 2 कॉम्बैट, 2 वर्सेस मतलब 2 एयरक्राफ्ट वर्सेस 2 एयरक्राफ्ट, 4 एयरक्राफ्ट वर्सेस 2 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट, मतलब इस तरह का, मतलब उनका पूरा सिलेबस फॉर द एंटायर ईयर प्लान्ड होता है। नॉट ओनली फॉर पायलट्स, फॉर कंट्रोलर्स, फॉर टेक्नीशियंस, हर किसी का एक स्ट्रीमलाइन सिलेबस ऑलरेडी
एग्जिस्ट करता है। सर हमने मूवीज़ में ही देखा है कि जो एयरफोर्स ऑफिसर्स एक्ट कर रहे होते हैं वो एक टर्म यूज़ करते हैं कि आई एम लॉक्ड, मैं लॉक हो चुका हूँ। पर लॉक अगर किसी को कर लिया तो मतलब कि गेम ओवर, ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। और जो मिसाइल्स भी वो फायर करते हैं वो पूरा प्लेन को ट्रैक करके चेज करते हैं। इज़ दिस एक्चुअली ट्रू? ऐसा ही होता है या फिर थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर दिया जाता है कि आप लॉक हो गए तो बस गेम ओवर? सी इट्स नॉट दैट कि लॉक हो गए तो गेम ओवर, बट यस, अगर अगर आपके एवियोनिक्स पे लॉक का अगर साइन आ गया है तो इट एक्चुअली इससे ये क्लियर मैसेज है कि यार आप अब डेंजर में हैं, आपके अगेंस्ट में मिसाइल लॉन्च होगा। अब वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप उस जो मिसाइल आपके अगेंस्ट में लॉन्च होने वाली है आप उसको किस तरह से डॉज कर पाओ। बट वो मिसाइल अगर आपके पीछे लग गई तो वो ट्रैक करेगी पूरा प्लेन? वो बिल्कुल ट्रैक करेगी, एंड वो डिपेंड करता है वो किस तरह की मिसाइल है। क्या वो हीट सीकिंग मिसाइल है, क्या वो सेमी एक्टिव मिसाइल है, क्या वो एक्टिव मिसाइल है। तो इनकी भी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें कि अगर एक मिसाइल लॉन्च हो गई है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट कर जाए। तो वो सबसे ज़्यादा थर्मल मिसाइल्स की है, बिकॉज थर्मल मिसाइल्स आपकी हीट जो फ्यूम से निकलती है उसको सेंस करती हैं। उसको निगेट करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं, शैफ्ट्स हैं, फ्लेयर्स हैं, जो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो पायलट है फिर वो शैफ्ट्स और फ्लेयर्स, सो दैट वो जो मिसाइल आपको फॉलो कर रही है उसको फूल किया जा सके। सर अभी यूएस ने अटैक करा ईरान पे, एंड ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो इक्विपमेंट यूज़ करा है, जो फाइटर मशीन यूज़ करी है B2 बॉम्बर्स, वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, नॉन ट्रेसेबल है, ट्रैक नहीं किया। तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त मूव है क्या वो इक्विपमेंट? या जो B2 बॉम्बर्स है ना, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आपको थोड़ा सा ये आश्चर्य होगा ये जान के कि जो B2 बॉम्बर का जो जेनेसिस है ना, जो एक आइडिया था, जो आइडिया पनपा था, वो पनपा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जो नॉर्थरूप, जो इसके जो मालिक थे, जिस कंपनी ने ये B2 बॉम्बर्स बनाया, उसके जो मालिक जो हैं, उन्होंने ये आइडिया सोचा था कि यार जो हम क्यों ना ऐसा कुछ डिज़ाइन करें किसी एयरक्राफ्ट में जिसमें जो एक्सपोज पॉइंट्स हैं, एक्सपोज पॉइंट्स मतलब उसके टायर्स एंड इंजन्स, वो कितने से कम एक्सपोज हों एंड वो कम से कम रडार के कवरेज में आए। इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो फ्लाई हुआ था वो 1978 में फ्लाई हुआ था। इसने फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था कोसोवो वॉर में इन 1987। ओके। B2 बॉम्बर ने, एंड एक्चुअल में इनको बनाया इसलिए गया था कि एक समय ऐसा आ गया था कि जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, तो ये था कि ऐसा कोई जहाज़ होना चाहिए जो कि अनडिटेक्टेड जा सके सोवियत यूनियन में, जहाँ इनको ड्रॉप करना पड़े अगर न्यूक्लियर आर्सेनल या कन्वेंशनल आर्सेनल, तो ये ड्रॉप करके अनडिटेक्टेड वापस आ सके। तो उस थॉट प्रोसेस से B2 बॉम्बर का डिज़ाइन किया गया। एंड अभी जो इन्होंने फूडो में, जो ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पे जो बॉम्बिंग करी, उसमें Tu-154 बॉम्ब्स यूज़ करें। एक बॉम्ब का जो वेट है वो है 13,000 kgs, सिंगल बॉम्ब। क्रेजी। एंड जस्ट इमेजिन वो 15 किलोमीटर्स हाइट, अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ 50,000 फीट से अगर 13,000 kgs का कोई बॉम्ब गिरेगा जो कि वर्टिकल गिर रहा है, पिन पॉइंट करके गिर रहा है उस जगह पे, वो पेनिट्रेट कर सकता है ऑलमोस्ट 200 to 250 मीटर्स। जब वो फोडो में जब उन्होंने ये बम्बार्डमेंट की तो उस शहर के आसपास अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, इतना लीथल है वो। एंड इसका एक एडवांस वर्जन B-21 बॉम्बर भी मेकिंग में है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2032 तक वो US एयरफोर्स जो है उसे अपने उसमें इंडक्ट करेगी। बट करंटली सर कह सकते हैं कि US एयरफोर्स अभी नंबर 1 पे है विद ऑल द मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम मशीन की बात करें तो यस, US इज़ नंबर 1। और जो ऑफिसर्स की बात अगर की जाए वो किस कंट्री के बेस्ट है, मतलब इंडिया के अलावा? इंडिया के अलावा
एज एन अगर इस तरह से बात की जाए तो इवन द रशियंस आर गुड, इवन द इजरायली पायलट्स जो हैं उनका एक स्किल जो है वो, क्योंकि इजरायली पायलट्स ने काफ़ी वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो दे आर आल्सो रियली गुड। एंड द अमेरिकन पायलट्स नो डाउट दे आर गुड। मतलब जो कंट्रीज़ अपनी ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका वॉर सिनेरियो में उनका जो परफॉर्मेंस है वो दूसरों के बनस्पत अलग दिखाई देता है। सर आपके हिसाब से इंडिया क्या इनफ स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस पे, जितना होना चाहिए आइडियली? जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम विश्व गुरु हैं, हम बहुत बड़ी कंट्री इमर्ज करेंगे, सुपर पावर बनेंगे, तो क्या उस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स पे तीनों फोर्सेस की मिला के हो रही है? सी शुभम, हमारा ना हमेशा से कंट्री का थोड़ा सा आई वुड से ये दुर्भाग्य रहा है कि हम हमेशा से ना रिएक्टिव रहे हैं। जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है उसके रिएक्शन में हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बट ऑफ लेट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स हुआ ये है कि हमने थोड़ा प्रोएक्टिवनेस दिखाई है। इवन इस बार 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हमें एनी हाउ हमें 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है हमें उसे जल्दी से जल्दी बनाना है। उसका जो इंजन है जिसकी वजह से हम वो थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो डिले चल रहा है, हमें वो किसी भी तरीके से करके उस चीज़ को ओवरकम करना है। तो वो जो रिएक्टिवनेस है अब धीरे धीरे प्रोएक्टिवनेस में बदलती नज़र आ रही है। दूसरा कंस्ट्रेंट जो हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तान की लीडरशिप के लिए वो ये है कि जब तुम्हें चांद पे पहुंचना है, जब तुम्हें स्पेस मिशन पे जाना है, जब तुम्हें अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको एडवांस करना है, बहुत ज़्यादा एडवांस करना है, एट द सेम टाइम आपको 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी देना है जी। तो कंट्री लाइक इंडिया हमें बैलेंस करके चीज़ें चलनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कर सकते कि हम आँख बंद करके सिर्फ डिफेंस पे खर्चा करने लगे या आंख बंद करके डिफेंस को नेग्लेक्ट करते रहे। हमें एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, जो ऑफ लेट हमारी जो लीडरशिप है उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है एंड हम प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं उन चीज़ों में। पर सर जैसे अभी पायलट्स की बात हो रही थी, तो आपके करियर में कोई ऐसा पायलट जिसकी स्किल आपको बहुत अच्छी लगती हो या कुछ ऐसा हो जो वो यूनिकली करते हो, ऐसा कोई है? सी विंग कमांडर अभिनंदन, मतलब अगर हम, बिकॉज मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर कोई उनको जानता है, ही इज़ अ नेशनल हीरो। अब जस्ट इमेजिन एक MiG-21 जहाज़ से एक उस टाइम के 2019 के तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 को उन्होंने मार गिराया। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये पॉसिबल था ओनली बिकॉज ऑफ हिज फ्लाइंग स्किल्स। इट इज़ समथिंग लाइक कि आपके सामने एक AK-47 खड़ा हुआ एक बंदा था और आपने रिवॉल्वर से उस बंदे को ओवर पार करके उसको मार दिया। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्या हमारी गवर्नमेंट इतना स्पेंड कर रही है फोर्सेस के लिए, तो जैसे अगर राफेल की बात की जाए वो 6 से 7 बिलियन डॉलर का एक फाइटर जेट आता है, बट जैसे आपने बोला कि 5th जनरेशन फाइटर की भी इंडिया प्लान कर रही है, तो वो कितनी कॉस्टिंग होती है, आपको पता, कुछ आइडिया है? सी दीपक, हमारा ना थोड़ा सा ये है कि हमारे साथ जो है ना हम अपने ऊपर एक ना अननेसेसरीली प्रेशर ले लेते हैं कि हमें कुछ भी चीज़ बनानी है वो हमें सस्ते में बनानी है, कम से कम बजट में बनानी है। हम इस चीज़ को कुछ हद तक ये चीज़ ठीक है, बट कुछ हद तक हमें ये माइंडसेट जो है इसे ओवरकम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन, जो कावेरी इंजन जो है ना जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, कावेरी इंजन जब से ये आइडिया ने जन्म लिया से लेके आज तक हमने कावेरी इंजन की डेवलपमेंट के लिए, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उसकी डेवलपमेंट के लिए मात्र 5,000 करोड़ खर्च किए हैं। ओके ठीक है। एंड अब मैं इसका पैरेलली आपको एग्जांपल देता हूँ। चाइना ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए जो उनका जो खर्चा है वो है 50,000 करोड़ सिर्फ रिसर्च में। ओके तो हमें थोड़ा सा इस माइंडसेट
वो रिसर्च में इतना पैसा लगा दे रहे हैं। रिसर्च में ऑलरेडी लगा चुके हैं। यहाँ पे अगर राफेल को अगर हम INR में करें तो 60 से 70 हज़ार करोड़ का पड़ता है, और वो फाइटर जेट की रिसर्च पे इतना पैसा लगा दे रहे हैं। वो रिसर्च में इतना ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हमें इस माइंडसेट से ना थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा कि हमने जी इस इतने बजट में हमने चंद्रयान भेज दिया, इतने बजट में हमने फाइटर जेट बना लिया। इस माइंडसेट से धीरे धीरे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। हम इन बातों में अपनी शान समझते हैं, बट ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं एंड होपफुली। अच्छा सर, आपका इस चीज़ पे क्या टेक है? जैसे अभी आजकल ये मुद्दा बहुत उठ रहा था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ क्रिकेट का, सिंगर्स कोलैब कर रहे हैं आपस में, और हमारी एक तरफ से उनके साथ वॉर भी है, हमें पता है भाई हमारे दुश्मन ही है। तो आपका इस चीज़ पे क्या टेक है कि ये गेम्स या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि हमें पता है भाई एनिमी है तो हम क्यों ऐसे कोलैबोरेट करें उनके साथ? सी, जहाँ पे बात आती है बायलैटरल इवेंट्स की, बायलैटरल गेम्स की, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान एंड इंडिया इन्वॉल्व है, वो तो इट शुड बी ए स्ट्रिक्ट नो, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड लीडरशिप वो चीज़ फॉलो भी कर रही है। नाउ अगर अब बात आती है कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली पाकिस्तान एज अ मेंबर नेशन वो उसका पार्ट होगा, उस चीज़ से आप बच नहीं सकते। बट जहाँ तक बात आए एज एन जैसे था इससे पहले हुआ करता था कि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हम बायलैटरल सीरीज़ भी खेलते थे कुछ साल पहले तक, वो हमने बिल्कुल ही अभी ख़त्म कर दिया है। ठीक, तो व्हाट आई फील कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें अगर दूसरा हमारा कंट्री जो एनिमी कंट्री नेशन जो है उसका पार्ट है, तो जस्ट टू बैट वो हम क्या कर सकते हैं, उनको उस वक्त खेल के मैदान पे जिस तरह का बिफिटिंग रिप्लाई दे सकें हम वो दें, एंड वो हम दे रहे हैं, हाथ ना मिला के और हरा के। यस एग्जैक्टली। सर बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बोला था कि यार अगर ये इंडिया के कप्तान इतना बोल ही रहे हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाया या फिर हम लोग उनको स्लेजिंग कर रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ, तो तुम अपनी जितना पैसा कमाया सारा कुछ तुम विक्टिम्स को क्यों नहीं दे देते? तो ये हमारे कैप्टन ने किया भी था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सही चीज़ करी मतलब हमारे इंडियन कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देयर इज नो डाउट। सर आपके हिसाब से फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर क्या होने वाला है? क्योंकि इतना टेक आ गया है, इतना AI आ गया है, इतना इंटेल आ गया है। अब ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हमने भी करा कि बॉर्डर पार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Yes, exactly. और बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स और वैसी स्ट्रैटेजीज भी आ रही हैं। तो आपको लग रहा है कि एक्चुअली डिफेंस उतना ज़्यादा यूज़ होगा फ्यूचर वॉरफेयर में, या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फ़ोन्स और यहीं से कंट्रोल हो जाएगी वॉर्स? से डिफेंस तो हमेशा यूज़ होगा, बस डिफेंस का जो तरीका है, जो वेपन है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। आपको अपने को अपडेट करना पड़ेगा उस करंट वेपन के साथ, एंड सोच रखनी पड़ेगी कि आगे ये किस तरह से इवॉल्व होगा, मैं आगे की अपनी तैयारी कैसे करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टडीज़ हैं कि जो US है वो स्पेस में डॉग फाइट्स सिमुलेट कर रहा है। स्पेस में डॉग फाइट्स कैसे? डॉग फाइट्स मतलब 2 फाइटर जेट्स फाइटिंग विद ईच अदर इन दी स्पेस मतलब सी एटमॉस्फेयर का एक ना, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से लेके या सी लेवल आप बोलें, सी लेवल से लेके अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 किलोमीटर्स इज़ द एयर डोमेन। उसके बाद आ जाता है स्पेस, सो कॉल्ड स्पेस, जो कि कंटिन्यूएशन है ऑफ दैट एटमॉस्फेयर ओनली। तो उस हाइट पे जाके आपके सैटेलाइट्स आपस में फाइट करें, है ना, 2 मुल्कों के सैटेलाइट्स एंड आपके इसके स्पेस क्राफ्ट्स आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सिमुलेट हो रही हैं। तो जो फ्यूचर जो वॉर्स होंगे वो ऑब्वियसली इवॉल्व होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन सिंदूर था या इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट। नाउ जस्ट इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन द इजराइल एंड ईरान, करेक्ट, कितने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है। नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जिसमें आप एनिमी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे ही नहीं। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर बोलें या नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर बोलें, ये फर्दर इवॉल्व होगा। अब हम क्वांटम्स की बात कर रहे हैं ना, क्वांटम में एक लैब, इसका शायद आई गेस 2-3 महीने पहले अपने ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने उसका इनाग्रेशन किया। तो हम अब सिंस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है कि ऐसे फाइटर्स बनाए जाएं, ऐसे एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएं जो कि डिटेक्ट ही ना हो पाएँ रडार्स से, तो ऐसी रडार्स भी बनाई जा रही हैं
जिसमें माइन्यूट से माइन्यूट भी अगर RCS होगा एयरक्राफ्ट का तो वो डिटेक्ट किया जा सके। तो जब कोई डिस्कवरी होती है, जब कोई, तो उसका जो काउंटर भी एट द सेम टाइम होना शुरू हो जाता है। यस, वॉरफेयर जो है वो इवॉल्व होगा, फर्दर इवॉल्व होगा। पहले तलवारों से लड़ाई होती थी, जो तलवारबाजी में जो सेना ज़्यादा प्रोफाउंड होती वो जीतती थी। उसके बाद राइफल्स का आया, फिर तोपों का आया, फिर टैंक्स का आया, फिर जिसके पास नेवी ज़्यादा अच्छी है वो आया, फिर जिसके पास फाइटर्स ज़्यादा हैं वो आया। अब जो एरा है वो है नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का। एंड ये फर्दर होगा, मे बी स्पेस में जाए ये फाइट। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ट्रेनिंग करते हुए किसी हमारे सिपाही को इंजरी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? क्या हमारा देश इतना ध्यान रखता है हमारे सिपाहियों का कि वो अगर इंजर हो जाएं, मतलब क्योंकि एयरक्राफ्ट में इंजरी तो फिर डेडली इंजरी होती है, तो वो कैसे टेक केयर करते हैं? हम कैसे इंश्योर करते हैं कि ट्रेनिंग एकदम परफेक्ट हो रही है? और क्योंकि लॉस भी अगर कुछ हो जाए एक एयरक्राफ्ट का भी तो वो भी बहुत ज़्यादा मैसिव लॉस होता है फाइनेंशियली भी, और एक जवान की जान की भी बात होती है, तो वो कैसे देखते हैं हम? फौज हमेशा अपने बंदे के साथ खड़ी होती है, कुछ भी हो जाए। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक कोर्समेट था, वो जस्ट कमीशन होने से, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ही वाज इन फाइटर्स, कमीशन होने से जस्ट 20 दिन पहले उसका एक फ्लाइंग एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसने इजेक्ट करना पड़ा उसे, एंड उसका स्पाइन में इंजरीज हुई। वो ऑलमोस्ट 1.5 साल वो बेड पे था हॉस्पिटल में। फिर फाइनली वो कमीशन हुआ व्हील चेयर पे। अभी सर्विंग ऑफिसर है, ही इज़ ऑल्सो विंग कमांडर। उसके बाद बिकॉज उसका एटीट्यूड था ना, सोल्जर वाला एटीट्यूड था, उसने इस बात से हार नहीं मानी। अभी वो पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग में लास्ट जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे उसमें स्विमिंग में वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। तो फौज ने, एयरफोर्स ने उसको बैक किया। उसने अपने अंदर के जो सोल्जर है उसको मरने नहीं दिया। प्रेजेंट में सर्विंग ऑफिसर है एंड ओलंपियन है, एंड उसने अपनी लाइफ को मोल्ड किया। एयरफोर्स ने उसको सपोर्ट किया एंड उसने भी एयरफोर्स का एंड देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल इंटरनेट का एरा है और मेंटल हेल्थ को यंगस्टर्स ने, जेनजीज ने बहुत एक कूल शब्द बना दिया या ध्यान देने वाला शब्द बना दिया, जो कि अच्छी बात है। मतलब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे किसी की अगर सक्सेस देख ले या किसी का अगर बेइज्जती देख ले तो डोपामिन रिलीज़ होता है या जेलेसी रिलीज़ होती है। आप लोग तो सर डेथ देखते हो, आप लोग रियल लाइफ चीज़ें देखते हो, आप लोग वॉरफेयर में हो, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या ट्रेनिंग में स्पेशली ट्रेन किया जाता है कि आपकी मेंटल स्टेट एकदम स्टेबल रहे, या आप लोग उसे इग्नोर करते हो, या फिर आप उस पे ध्यान नहीं देते हो, ज़्यादा चीज़ें सोचते नहीं? मतलब आप मेंटली सेन कैसे रहते हो इतनी टेंस सिचुएशंस में भी? मतलब मैं आम जनता के लिए चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताओ कुछ अगर टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो कूल रहने की या फोकस्ड रहने की। तो सी अगर ना शुभम, अगर लाइफ में ना तो आपका टारगेट या गोल बहुत बड़ा है ना, तो ये फालतू की चीज़ें हैं ना कि मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ आपको कभी भी आएंगे ही नहीं। अगर आपका जो ये सारी चीज़ें जब आती हैं, जब आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास सोचने समझने का वक्त है, आपके पास कुछ ज़्यादा लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की आपकी लालसा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप खाली बैठोगे, खाली बैठ के आप यही चीज़ें सोचोगे। सही बात है। एंड स्ट्रेस किस बात का? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मैं स्ट्रेस में हूँ। या उस फलाने पे ये एक्स गाड़ी है, मेरे पास वाई गाड़ी क्यों है? अगर इन बातों पे अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो इस स्ट्रेस का तो कोई इलाज नहीं है। सही बात है। स्ट्रेस होता है सब, मतलब स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो, आई विल नॉट से स्ट्रेस, बेटर वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टेक ओनर्स ऑफ समथिंग टू अचीव समथिंग बिगर इन लाइफ। दैट शुड बी योर मोटिव। सर ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग बिगर इन लाइफ, जैसे आपने बोला आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा। तो एयरफोर्स में इतना सर्व करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसे लेसन्स अराउंड लीडरशिप और डिसिप्लिन जो आपने
अडाप्ट करें और आपके अब वो पर्सनल लाइफ में बहुत हेल्प कर रहे हो। सी एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक गोल्डन रूल है जो फ़ौज में बोला जाता है कि आपका दिल, दिमाग और ज़बान एक बात बोले एंड एक तरीके से सोचे। हमारा होता ये कि हमारा दिल बोलता है कि यार मुझे ये एक्स काम करना चाहिए, दिमाग बोलता है नहीं यार एक्स काम में तो यार बहुत ज़्यादा मे बी पैसा नहीं है या नेम फेम नहीं है, मैं एक्स काम नहीं करूँगा, मैं वाई काम करूँगा, दिमाग बोलेगा। फिर ज़बान से वो कुछ और बोलेगा कि नहीं मैं वाई नहीं, मैं जेड काम करूँगा। तो अगर आपके जो तीनों जो चीज़ें हैं अगर वो सिंक में है, आप वो काम कर रहे हो जो आप दिल से पसंद करते हो, वो बात करते हो जो आपका दिल बोलता है, अपने ब्रेन को उस चीज़ के लिए ट्यून करते हो जो मेरा दिल चाहेगा, मैं अपने दिमाग को आपने फोकस किया, वही बात आपके शब्दों में निकले, तो आप कभी ना आपकी लाइफ में टेंशन आएगी, ना आपकी लाइफ में कभी स्ट्रेस आएगा एंड आप हमेशा खुशी खुशी वो काम करते रहोगे। सर आपने अभी रिसेंटली वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, तो उसका क्या रीज़न था और अब आप क्या कर रहे हो आगे, आपके क्या बड़ा विजन है? जो है वो अभी चल रहा है, पाइपलाइन में है एंड इसका रीज़न एज सच कुछ रीज़न नहीं था पर से कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस एक रीज़न के लिए क्या कहते हैं फौज से निकला हूँ मैं, बट इट वाज समथिंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आई गॉट कमीशन, मतलब 20-21 साल में हम फौज में चले गए, बिकेम एन ऑफिसर एट अर्ली एज। उसके बाद ये था कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर नहीं करी, तो मे बी शायद वो लालसा थी कि लेट्स सी द आउटर वर्ल्ड ऑल्सो बिकॉज लाइफ इज़ ऑल्सो वंस ओनली। ठीक है, आई डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ और समथिंग, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, तो आई वांट टू एक्सपीरियंस द आउटर वर्ल्ड ऑल्सो। सर अगर कोई एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जाहिर सी बात है उसको फिजिकल और थियोरेटिकल टेस्ट करने ही पड़ेंगे और कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको पास करनी पड़ती हैं, बट अदरवाइज ऐसी कौन सी ट्रेड या कैरेक्टरिस्टिक आप ये बोलते हो कि किसी में होनी ही चाहिए तो आप इस एयरफोर्स में जाओ, वरना फिर मत जाओ? उसको मतलब कोई भी लड़का लड़की जो भी फौज में जाना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है ना कुवत होनी चाहिए एंड उसका जो बोलते हैं ना दिल एकदम साफ होना चाहिए एंड उसको एक्चुअल में जो तुम एक आइडियल एक आदमी से या एक औरत से एक्सपेक्ट करते हो कि एक जो आइडियल बोलते हैं ना कंप्लीट मैन या कंप्लीट वुमेन के, वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से बातचीत करेगा, किस तरह से बोलेगा, किस तरह से सोचेगा एंड किस तरह से दूसरों का ख्याल रखेगा, दूसरों को किस तरह से मोटिवेट करके चलेगा। अगर आपको लगता है कि आप उन बुनियादों पे खड़े उतर सकते हैं तो देन आप मतलब आइए। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके एंड बहुत अच्छा लगा हमें जिस तरीके से आपने इतने काम तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर करे। हम तो बहुत हाइपर एनर्जी में रहते हैं, फटाफट फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आज बहुत मज़ा आया, एक काम तरीके से कॉन्वर्सेशन हुई एंड बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो ऑडियंस को हम यही कहेंगे दोस्तों, अगर आपको सर की लाइफ से जुड़ना है तो सर का इंस्टाग्राम यहाँ पर आ ही रहा था। आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, चाहे आपको एयरफोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड या कोई स्टूडेंट्स है जो सर की हेल्प चाह रहे हो, गाइडेंस चाह रहे हो, सर वो आपको रीच आउट करें तो आप ज़रूर हेल्प करिएगा। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट में नीचे अपना फीडबैक ज़रूर देना और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बहुत सारा अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूँ, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम, जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।